हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और इस करंट फॉर वीडियो में जानते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, क्वेश्चंस क्या क्या हैं। उसके बाद डिटेल बात करेंगे। तो किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित आईएनएस इम्फाल को इंडियन नेवी में शामिल कर दिया गया है, कमीशन हो गया। भारतीयों से भरे विमान को किस देश ने रोक लिया और कईयों को वापस जाने को कह दिया, वापस भेज दिया। और ये मामला मानव तस्करी से जुड़ा हुआ था, डोंकी प्रोसेस जो होता है उससे जुड़ा हुआ था, हालांकि बाद में ये खारिज हो गया। इजराइल हमास युद्ध के बीच में किसने भारत आ रहे जहाज़ों पर हमला किया है। इंपॉर्टेंट बात है। भारत पर कुल कर्ज कितना हो गया बढ़कर। किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी है कि भारत इसी रफ्तार से उधार लेता रहा तो 2028 तक जीडीपी का 100% कर्ज हो सकता है और चुकाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि भारत सरकार ने इसको खारिज किया है। किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर शेख हसन ने तिरंगा लहराया। पेंटोइया टैगोरी क्या है, जो कि दिसंबर 2023 में खबरों में रहा है। और भी कई टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, उन सब पर बात करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का टोटल मैराथन 2023 का अवेलेबल हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो देखिए ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ओके, तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस इम्फाल इंडियन नेवी में शामिल किया गया। इसका आंसर होगा प्रोजेक्ट 15B। क्या है? प्रोजेक्ट 15B। और ये है आईएनएस इम्फाल। इसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इंडियन नेवी को सौंपा गया। ये अत्याधुनिक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, मतलब इसमें ब्रह्मोस मिसाइल लगे हुए हैं। और इसका निर्माण किसने किया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। ठीक है। और वैसे तो इसको 20 अक्टूबर को इंडियन नेवी में ट्रायल के लिए शामिल किया गया था, लेकिन 2 महीने के ट्रायल के बाद 26 दिसंबर को इसको इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया और इसके बाद इसका नाम आईएनएस इम्फाल हो गया। पहले केवल इम्फाल था, अब आईएनएस इम्फाल। तो ये प्रोजेक्ट 15B का तीसरा जहाज़ है। आईएनएस इम्फाल के बारे में जाने, जैसे मैंने पहले बताया, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है और इसका डिज़ाइन इंडियन नेवी के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने किया है। डिस्प्लेसमेंट 7400 टन है। अधिकतम स्पीड इसकी 30 नॉटिकल माइल्स है। ओके। और इसमें 75% स्वदेशी उपकरण लगे हैं और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से ये लैस है। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। ठीक है। स्वदेशी टारपीडो, ट्यूब लॉन्चर, पनडुब्बी रोधी जो स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर हैं, वो सब इसमें लैस किए हुए हैं। ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है और अक्सर एग्जामिनेशन में इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो नए युद्धपोत होते हैं उन सब से रिलेटेड, तो महत्वपूर्ण रहा। ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको मिसाइल डिस्ट्रॉयर कहेंगे। देखिए, मुख्य तौर पर जो युद्धपोत होते हैं नेवी में, वो एक तो कार्वेट होता है जो छोटा युद्धपोत होता है, दूसरा होता है फ्रिगेट जो कि सुपरसोनिक मिसाइल से लैस होता है, उससे छोटा थोड़ा बड़ा होता है। फिर उससे बड़ा होता है डिस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक, जो फ्रिगेट के मुकाबले में उसका लगभग 1.5 गुना होता है। और सबसे बड़ा होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, चलता फिरता ये एयर स्ट्रिप होता है। ठीक है। तो ये वाला जो है वो डिस्ट्रॉयर है। और भी प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य प्रकार यही होते हैं युद्धपोत के। ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट 15B के बारे में, जो इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि इसी के तहत ये आईएनएस इम्फाल बना है। तो ये जो है ना प्रोजेक्ट 15B, इसके तहत वर्ल्ड क्लास मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैयार इंडिया कर रहा है और इसकी क्वालिटी अमेरिका, यूरोप के जो नामी शिप बिल्डर्स हैं ना, उनके टक्कर का। ठीक है। तो हुआ ये, इतिहास के बारे में बात करें तो सोवियत संघ जब था, अब बाद में टूट कर रूस बन गया, तो उससे मिसाइल डिस्ट्रॉयर इंडिया ने पहले खरीदे थे। उसके बाद इंडियन नेवी में सोचा था इंडियन नेवी ने कि क्यों ना स्वदेशी डिज़ाइन ही तैयार किया जाए, और उसी का नतीजा है कि प्रोजेक्ट 15 ये डिस्ट्रॉयर है। प्रोजेक्ट 15B के तहत जो है ना, वो 4 जहाज़ों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर जनवरी 2011 में सिग्नेचर किए गए थे। और पिछले दशक में जो शुरू किया गया था प्रोजेक्ट 15A, उसके तहत बनाए गए जो कोलकाता श्रेणी के डिस्ट्रॉयर थे, उसी पर ये आधारित है प्रोजेक्ट 15B। ठीक है। और सबसे पहले प्रोजेक्ट 15B के तहत आईएनएस विशाखापत्तनम को नवंबर 2021 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। उसके बाद फिर दूसरा आईएनएस मोरमुगांव था, तीसरा है आईएनएस इम्फाल, और चौथा जो आने वाला है वो आईएनएस सूरत है। ठीक है। वो भी इंडियन नेवी में शामिल होगा। ओके।
तो ये इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, बात कर लें इंडियन नेवी के चीफ कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। मुझे लगता है पूरी बात समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारतीयों को निराकागुआ, एक देश है निराकागुआ, ये मध्य अमेरिकी देश। तो निराकागुआ ले जा रहे विमान को किस देश ने अपने एयरपोर्ट पर रोक लिया और कई यात्रियों को वापस भारत भेज दिया है? आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। और न्यूज़ में दिखा देना चाहता हूँ, ये न्यूज़ रहा। देखिए, हुआ ये कि फ्रांस में फ्यूल लेने के लिए ये उतरा था, लेकिन वहाँ की जो पुलिस है उनको ये खबर मिली कि मानव तस्करी इसके ज़रिए हो रही है। ये लोग जो ले जाए जा रहे हैं वो मानव तस्करी के तहत ले जा रहे हैं। तो उसके बाद फ्रांस ने वाटरी एयरपोर्ट पे इसको रोक लिया था। हालांकि बाद में मानव तस्करी की बात कुछ खारिज हो गई और फिर विमान को वापस इंडिया भेज दिया गया है। उसमें से काफ़ी सारे यात्रियों को, कुछ यात्रियों ने यह डिमांड की कि हमें फ्रांस में शरण दी जाए, हम वापस नहीं जा सकते इंडिया। उसके बाद शरण के प्रोसेस का वो शुरू हुआ है वहाँ पर। तो इस चीज़ को मैप के ज़रिए समझते हैं। दरअसल ये रहा प्यारा भारत इधर, और इसमें क्या ना, भारतीय थे। ठीक है, और ये उड़ा कहाँ था? ये दुबई से उड़ा था, यूनाइटेड अरब अमीरात से ये विमान। मतलब इन लोगों ने विमान यहीं से उड़ान भरी थी और ये उड़ता हुआ पहले कहाँ गया? फ्रांस में। फ्रांस जो है ना वो यहाँ पर है, ये वाला हिस्सा, ये है फ्रांस। फ्रांस में एक ब्रेक लिया, वहाँ पर फ्यूल वगैरह लेना था और उसके बाद उसको कहाँ जाना था? उसके बाद इससे जाना था यहाँ पर, निराकागुआ यहाँ पर है। ठीक है, तो ये इधर उत्तरी अमेरिका है, इधर ये दक्षिणी अमेरिका है और ये मध्य अमेरिका हुआ ये। तो ये है निराकागुआ, और तो यहीं पर इन सबको ले जाना था, लेकिन रास्ते में ही जो है ना वो कहाँ पर रोक दिया गया? फ्रांस में। फ्रांस में रोक के जाने का जो मामला था, चूँकि उसमें 300 यात्री सवार थे और वो टेक्निकल मेंटेनेंस और फ्यूल के लिए उतरा था जहाज। लैंडिंग के कुछ देर बाद ही फ्रांस की पुलिस ने इसको कब्जा कर लिया था। शक था कि मानव तस्करी हो रही है और फ्रांस की एंटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने इसकी जांच की और 2 लोगों को मानव तस्करी के शक में पूछताछ भी की। फ्रेंच लॉ के अनुसार इस पर मुकदमा चलने वाला था, लेकिन जब जज के सामने पेश किया गया तो जज ने दोनों को रिहा कर दिया और दोनों को विटनेस स्टेटस पर रखा गया है। अब बाद में फ्रांस ने जो है रोके गए तमाम यात्रियों को, काफ़ी सारे को, लगभग 276 लोगों को वापस भेज दिया और कुछ ने शरण मांगी। ठीक है, 25 लोगों ने फ्रांस में शरण मांगी कि हम वापस नहीं जाएंगे। तो उसके बाद इनको स्पेशल जगह पर भेज दिया गया जहां शरण के प्रोसेस वगैरह की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये पूरा मामला है और इसमें ज़्यादातर लोग जो ना गुजरात, उन सब इलाके और उसके आसपास के क्षेत्र के थे और ये शक ये था कि ये लोग क्या करेंगे कि निराकागुआ पहुँचेंगे यहाँ, उसके बाद फिर इधर होता हुआ मैक्सिको से होते हुए वो लोग अमेरिका जाएंगे, ऐसा शक था। अभी इंक्वायरी चल रही है और इस पर चूँकि वो लोग भारत आ गए हैं वापस, ठीक है, फ्रांस से सीधा भेज दिया गया इंडिया, तो अभी इस पर इंक्वायरी चल रही है। ठीक है, तो इंक्वायरी होने के बाद ये पता चलेगा कि आगे मतलब उसमें एक्चुअल मामला क्या था। ठीक, चूँकि ये इंटरनेशनल खबर है इसलिए ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा, ये मैं यहाँ पर एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, एक कि डोंकी प्रोसेस। ठीक है, चूँकि ये जो पूरा मामला आया है उसके बाद से डोंकी प्रोसेस ये काफ़ी चर्चा में आ गया है। देखिए, एक फिल्म भी आई है डंकी, शाहरुख खान की पिक्चर है, उसमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से जो भारतीय हैं वो अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं और अवैध तरीके से घुसने की कोशिश करते हैं। तो फिल्म का नाम तो डंकी है, लेकिन ये जो अवैध रूप से घुसने की जो कोशिश है उसको कहते हैं डोंकी। ठीक है, डोंकी कहते हैं इस प्रोसेस को। होता ये है कि पहले जो भारतीय हैं या दूसरे देश के लोग हैं, बताऊं आपको कि 90,000 से ज़्यादा पिछले 1 साल में गिरफ्तार हुए हैं जो लोग डोंकी प्रोसेस के ज़रिए अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब हुआ ये कि होता ही है, मतलब कि जैसे निराकागुआ या आसपास के देशों में वहाँ पहुँचे, उसके बाद यहाँ से मैक्सिको होते हुए और ये बॉर्डर पार करके उसमें घुस जाते हैं अमेरिका में। ठीक है, और अमेरिका में वो ख़ुद को वहाँ के पुलिस के हवाले कर देते हैं और ये बताते हैं कि हमें
जो है शरण दी जाए। और क्यों दी जाए? क्योंकि हमें वहाँ पर भारत में प्रॉब्लम हो रही है, या हमें धार्मिक रूप से प्रॉब्लम हो रही है, या जातीय रूप से प्रॉब्लम हो रही है, या वहाँ पर मुझे ख़तरा है, इस तरह की बातें करके उसके बाद ये प्रोसेस है। क्योंकि अमेरिका में ये है कि अगर अमेरिकी धरती पर आकर कोई शरण मांगता है तो उसकी पूरी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये मामला जो ना, ये डोंकी प्रोसेस ही एक तरह से देखने को मिला है। और हो सकता है, इसकी आशंका जताई जा रही है कि ये जो इंटेलिजेंस है अमेरिका का और तमाम जो देशों का, उसने यहाँ निराका गुआ पहुँचने से पहले इस जो लोग थे करीब 300, उनको रोका फ्रांस में, और फ्रांस से ही इंडिया वापस भेज दिया। ये ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ये इधर से चल के और अमेरिका घुसने वाले थे डोंकी प्रोसेस के ज़रिए, ठीक है। तो ये है डोंकी प्रोसेस, ये भी चर्चा में है आजकल, इसलिए ये मैंने आपको इसके बारे में बताया, ठीक है। डोंकी प्रोसेस, फिल्म है डंकी, और ये प्रोसेस होता है डोंकी प्रोसेस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जोर दबा देना आप, और शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों को अपने, ज़रूर से ज़रूर। और हाँ, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स तो महत्वपूर्ण होता है, तो ये तैयारी आपकी हो सकेगी इस मेंबरशिप प्लान के ज़रिए। इसके ज़रिए आपको अगले 1 साल तक, यानी अगले 365 दिनों तक करंट अफेयर्स का PDF, मॉक टेस्ट और बहुत सारी सहूलियतें मिलती हैं। और पिछले भी 2023 के अब तक के करंट अफेयर्स, 2022 के भी, वो सब PDF मिलते हैं। और PDF किस तरीके के होते हैं? वीकली, मंथली, क्वार्टरली, और वो भी कई तरीके के होते हैं। वन लाइनर, MCQ नोट्स होता है, और नोट्स के साथ वीडियो का लिंक भी होता है। जैसे इससे पहले वाला जो वीडियो देखा आपने, क्वेश्चन देखा, तो मैप के ज़रिए आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो आप PDF पढ़ रहे हैं, उस वक्त अगर आपको उसको विजुअली समझना है तो क्लिक करेंगे और वीडियो ओपन हो जाएगा उसमें, ठीक है। और साथ में वीकली मॉक टेस्ट, डेली मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट और मंथली मॉक टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, ताकि आपकी तैयारी कैसी है वो आप जांच कर सकें। और साथ में इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं, तो देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ओके। और हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके भी टेस्ट सीरीज़ आ चुके हैं, ओके, इसी मेंबरशिप प्लान के तहत। डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया हुआ है, और एक हेल्पलाइन नंबर भी है, आप यहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप चैट के ज़रिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। इजराइल और हमास युद्ध के बीच में मध्य पूर्व के, यानी मिडिल ईस्ट या फिर कहें पश्चिम एशिया के, किस संगठन ने भारत आ रहे मालवाहक जहाज पर ड्रोन से हमला किया? आंसर का हूती, इनको हूती राइबल्स भी कहते हैं, हूती विद्रोही भी कहते हैं। तो भारत आ रहे थे 2 मालवाहक जहाज, एक का नाम है MV केम प्लूटो और MV साईं बाबा। तो उस पर हूती विद्रोहियों ने 23 दिसंबर को हमला किया है, ड्रोन से हमला किया है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये मालवाहक जहाज है, और इसके रक्षा के लिए इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के जो जहाज हैं वो इसके साथ हैं इस वक्त। ड्रोन से टकराया है, एक जहाज पर टक्कर नहीं हो सकी, बच गया जहाज, दूसरे में टक्कर हुई, कुछ नुकसान हुआ है, और जहाज़ों को इंडिया लाया गया है और वहाँ इसकी जांच की जा रही है। ये जहाज़ जो है ना, कुछ तो सऊदी अरब से तेल लेकर भारत आ रहे थे, और अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है, डिफेंस डिपार्टमेंट अमेरिका का कहना है कि दावा है उसका कि ये MV केम प्लूटो उस जहाज़ पर जो सवार थे वो अमेरिकी जहाज़ के कांटेक्ट में थे, और ये जहाज़ जो है वो जापान का था, लाइबेरिया के फ्लैग से ये ऑपरेट हो रहा था, ठीक है। और जबकि गैबॉन फ्लैग वाला, गैबॉन एक देश है, तो उसके फ्लैग पर ऑयल टैंकर चल रहा था MV साईं बाबा, तो उस पर अटैक हुआ। तो यहाँ पर ये अटैक हुआ है, ठीक है। एक तो यहाँ पर MV केम प्लूटो पर, जो कि अरब सागर में है, और दूसरा रेड सी में अटैक हुआ। रेड सी में यहाँ पर, इस जगह पर अल मंडब स्ट्रेट है, स्ट्रेट मतलब सकरा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमला हुआ तो उसमें थोड़ी सी क्षति हुई है, लेकिन फिर भारतीय नौसेना ने इस पूरे मामले में इंक्वायरी शुरू कर दी और अपनी पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी है, ठीक है। तो पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। एक बार मैप के ज़रिए आपको दिखाते हैं, फिर बताते हैं कि हूती विद्रोही होते कौन हैं। तो प्यारा भारत है अपना, और अब चलते हैं पश्चिम एशिया या कहें मिडिल ईस्ट की ओर। ये है मिडिल ईस्ट, और मेनली जो युद्ध चल रहा है वो यहाँ पर चल रहा है। इधर है इजराइल
और यहीं पर है गज़ा। तो वहाँ युद्ध चल रहा है और उसके समर्थन में जो ना ये है यमन, ठीक है, ये यमन है। तो यमन में हुती विद्रोहियों का बहुत बड़े इलाके पर कब्जा है और वो किसके साथ है, वो गज़ा यानी हमास के साथ अभी खड़ा है और उसके समर्थन में यहाँ से गुजरने वाले जो भी जहाज़ उसे लगता है कि इज़राइल से जुड़ा हुआ है उस पर वो अटैक कर रहा है, ठीक है। हुतियों के बारे में अगर जानें आप तो देखिए हुआ ये कि 2014 में यमन में, ये जो यमन है येलो कलर में, यहाँ पर सिविल वॉर शुरू हो गया था, गृह युद्ध हो गया था और इसका मुख्य जो कारण था वो शिया सुन्नी विवाद था, ठीक है। और दोनों समुदाय में हमेशा विवाद था। 2011 में, मतलब उससे 2014 से पहले ही जब अरब क्रांति की शुरुआत हुई थी तो उसके बाद यहाँ जो टेंशन है वो बढ़ने लगा था। फिर 2014 में स्थिति यह है कि शिया विद्रोहियों ने सुन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इस सरकार का नेतृत्व, जो पहले से सरकार थी सुन्नी सरकार, तो उसके नेतृत्व राष्ट्रपति अब्दर रब्बू मंसूर हादी कर रहे थे। तो उस समय हुआ ये कि सेना जो है दो फार हो गई, अलगाववादी हुती समर्थक हो गए, वो दक्षिण में लामबंद हो गए और देश का जो बड़ा हिस्सा है ना वो हुतियों के कंट्रोल में आ गया। अभी भी यहाँ पर दो सरकारें हैं, तो एक हुतियों की सरकार है जो उसको माना जाता है विद्रोही, ठीक है, और दूसरे जो हैं वो सुन्नियों की सरकार है। तो होता यह है कि अरब देश में यहाँ पर अपना पैठ बनाने की कोशिश रहती है। ईरान और सऊदी अरब जो है ना वो इस गृह युद्ध में कूद पड़े उसी के बाद 14 के बाद ही, और लगातार देख रहे हैं कि हुती विद्रोहियों को समर्थन मिल रहा है ईरान से और जो सुन्नी सरकार है उसको समर्थन मिल रहा है सऊदी अरेबिया से। यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, ठीक। तो ये दोनों के बीच में विवाद है और ये जो हुती है वो इस तरफ है, तो यहाँ रेड सी है इस जगह पर, और यहाँ जो भी जहाँ जा रहे हैं, जो भी इज़राइल से जुड़े हुए जा रहे हैं, उन सब पर ये हमला करके उनको नुकसान पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और इसकी चपेट में इस बार भारत के भी जहाज़ आ गए हैं। एक जहाज़ को तो यहाँ पर हमला किया गया जो बच गया, दूसरा जहाज़ यहाँ पर ये जो स्ट्रेट है वहाँ पर कोशिश की गई हमले की, अल मंडब स्ट्रेट, ये भी नाम ध्यान रखना आप, अल मंडब स्ट्रेट। तो वहाँ पर हमला किया गया और वो टकराया भी उससे, ठीक है, MV साईं बाबा टैंकर। तो ये पूरा मामला है, इम्पॉर्टेंट है जो आपने जाना। जो हुती विद्रोही हैं उनकी अपनी सरकार है और हुती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका ने कोशिश की है कि वो एक पूरी टीम के साथ, कई देशों के साथ उस पर हमला करे और उसको जो है उसके जो हमले हैं उसको रोकने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो रेड सी है ये ट्रेड रूट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है ये वाला जो रेड सी या जो वाला जो देख रहे हैं। क्योंकि क्या है ना कि यूरोप से जुड़ने का जो भी माध्यम है, अगर समुद्री मार्ग से कहेंगे तो वो यही है, रेड सी ही है। रेड सी से हम इधर एशिया के दूसरे तरफ के इलाके और उधर चाइना और फिर दूसरे जो क्षेत्र हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह और उस तरफ के, तो वहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक। और ट्रेड रूट है, चूँकि यहाँ से इधर से ये जो कैनाल है स्वेज कैनाल, वहाँ से ये सारे जो मालवाहक जहाज है वो इधर की ओर आते हैं। इधर चूँकि रास्ता चौक है तो यहाँ से भी अगर कुछ जाना है इस तरफ तो इधर से ही होकर माल जो ना यूरोप की ओर जाता है, ठीक है, यूरोप से लेकर अमेरिका तक। और अगर ये इस युद्ध में यानी इज़राइल और हमास के युद्ध के बीच में अगर ये स्ट्रेट रेड सी चौक होता है तो फिर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए अमेरिका ये कोशिश कर रहा है, यहाँ पर उसने जिबूती में, यहाँ पर अमेरिका का बेस भी है, चाइना का भी बेस है, यहाँ पर अमेरिका का बड़ा बेस है। तो वो ये कोशिश करता है कि जो भी जहाज़ हैं वो सुरक्षित रूप से जाएं। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ से एक सस्ता ड्रोन से हमला करता है और इसको रोकने में अमेरिका को बहुत महंगा ड्रोन का खर्चा, अपना इंटरसेप्ट मिसाइल और वगैरह को खर्च करके यहाँ पर तमाम जहाज़ों को बचाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने कई देशों को लामबंद किया, कोशिश की है कि यहाँ पर जो है ये पैड बना सके, लेकिन बहुत सारे देश जो है ना वो मदद नहीं कर रहे हैं अभी अमेरिका की।
ओके, तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है। एक बार अलग से हम रेड सी पर भी बताएंगे पूरा डिटेल में एक्सपर्ट के साथ बातचीत करते हुए। ओके, फिलहाल इतना ही इस मुद्दे पर रखते हैं और अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुझे लगता है काफ़ी कुछ आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन होगा वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 दिसंबर को। ठीक है, छोटे साहबजादों की शहादत की याद में ये दिवस मनाया जाता है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उनके छोटे साहबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, उनकी शहादत की याद में 26 दिसंबर को ये दिवस आयोजित किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2023 जनवरी में इसका ऐलान किया था। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर इस दिवस की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पर कुल कर्ज सितंबर 2023 तक बढ़कर कितना हो गया? आंसर होगा 205 लाख करोड़। बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ये सितंबर 2023 तक, और भी कई न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन हैं, इकोनॉमिक टाइम्स भी देख लीजिए, तो ये कहा है कि सितंबर 2023 तक देश पर टोटल जो कर्जा है वो 205 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। इसमें भारत सरकार पर कितना कर्जा है? वो है 161 यानी 161 लाख करोड़ रुपए, जबकि राज्य सरकारों पर 44 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा है। ठीक है, तो ये टोटल कर्जा देश पर 205 लाख करोड़ है और उसमें से भारत सरकार पर 161 लाख और राज्य सरकारों पर 44 लाख करोड़ का कर्जा है। ओके, 44 लाख करोड़ का कर्जा है। 2014 में केंद्र सरकार पर जो टोटल कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपए था, जो कि बढ़कर 2023 में 161 लाख करोड़ हो गया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी प्रधानमंत्री की, तो 55 लाख करोड़ कर्जा था विदेशी, और फिर बढ़कर सितंबर 2023 में 161 लाख करोड़ रुपया हो गया है। ये बात कर रहे हैं हम केंद्र सरकार के। तो पिछले 9 साल में भारत सरकार पर कर्ज 192% बढ़ गया है। इसमें देशी और विदेशी कर्ज दोनों शामिल हैं। ठीक है, कुछ और डिटेल अगर हम बात करें कि देश की जो टोटल आबादी अगर मान लें हम 142 करोड़ रुपए, तो अभी के समय प्रत्येक भारतीय पर 1,40,000 रुपए से अधिक का कर्ज है। ठीक है, विदेशी कर्ज की बात करेंगे तो 2014-15 में भारत पर विदेशी कर्ज था 31 लाख करोड़ रुपए और अब वो बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, तो ये स्थिति देखने को मिली है और ये इस तरीके से कर्जा जो है बढ़ता रहा है। 2004 में केंद्र सरकार पर टोटल कर्जा 17 लाख करोड़ रुपए था और 2023 में हम देख रहे हैं 2014 में फिर ये 55 लाख करोड़ रुपए, मतलब 2004 में 17 फिर 55 और अभी 161 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार पर खर्चा है। ठीक है, कर्ज लेना पड़ता है देश के में बहुत सारे डेवलपमेंट काम करने के लिए, लेकिन कर्ज इतना भी नहीं होना चाहिए कि देश की स्थिति पर ही गड़बड़ हो। ठीक है, किन वजहों से ये सब कर्जा सरकार का है? देखिए, सरकार की आमदनी कितनी है उस पर निर्भर करता है। कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ती है, अगर खर्चा ज़्यादा है तो कर्ज लेना पड़ता है। ठीक है, जब फिजिकल डेफिसिट होता है, राजस्व घाटा होता है, तो कर्जा लेना पड़ता है। ओके, मतलब कि हमारी सरकार की कमाई कम है और खर्चा ज़्यादा है तो लोन लेना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये देखा जाता है कि आमतौर पर कि जीडीपी की जो टोटल जीडीपी है उससे ज़्यादा ना हो जाए कर्जा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाले जो देश हैं वो सब कौन से हैं? सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाले देशों में जापान है। ओके, और फिर अमेरिका भी काफ़ी ज़्यादा कर्ज लेता है। हालांकि इस पूरे मामले में भारत सरकार की टिप्पणी आई है। भारत सरकार ने कहा है कि ये जो रिपोर्ट है इसमें जो कहा जा रहा है कि इतना कर्जा है, कर्ज तो है लेकिन इससे कोई खतरा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो कर्जा है वो रुपए में लिया हुआ है, तो हमें डॉलर में जो कर्ज है वो कम है, तो इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका कोई नेगेटिव असर नहीं होगा, ऐसा सरकार का कहना है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर और बताते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत इसी रफ्तार से उधार लेता रहा तो 2028 तक देश पर जीडीपी का 100% कर्ज हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा? आंसर होगा IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसने कहा है। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की है, अपनी रिपोर्ट जारी की है और कहा कि भारत पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है और भारत सरकार इस तरह से कर्ज लेती रही तो जीडीपी का 100% हो सकता है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो कर्जा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो मौजूदा जो कर्जा है वो भारतीय ज़्यादातर वो हालांकि रुपए में है, इसलिए बहुत समस्या नहीं है, ऐसा सरकार का कहना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के शेख हसन खान ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर भारतीय ध्वज फहराया? आंसर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, द हिंदू का न्यूज़ भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके अनुसार 12 दिसंबर को माउंट विंसन की चोटी पर भारतीय ध्वज फहराया गया और जो फहराया शेख हसन खान ने, ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, 36 ईयर के हैं और केरल सरकार के कर्मचारी हैं। उद्देश्य क्या है इसका वहाँ पर जाने का? उनका कहना है कि उद्देश्य ये है कि जो अंटार्कटिका में जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में जागरूकता फैलाना इसके माध्यम से। अब तक उन्होंने बहुत सारी चोटियों पर चढ़ाई की है। माउंट विंसन पर तो चढ़ाई की अभी हाल में, उससे पहले माउंट एवरेस्ट पर, माउंट डेनाली जो उत्तरी अमेरिका का है ऊंचा, अफ्रीका का ऊंचा जो माउंट है किलिमंजारो, यूरोप का ऊंचा माउंटेन है माउंट एल्ब्रस, तो वहाँ वो पहुँच चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेंटोया टैगोरी क्या है जो दिसंबर 2023 में खबरों में रहा है? आंसर होगा बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। किसने ये नाम रखा है? तो देखिए, बैक्टीरिया की खोज जो है ना विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट के रिसर्चर्स ने की है। ये दिसंबर 2023 में अभी झारखंड के झरिया के कोयला खनन क्षेत्र में ये बैक्टीरिया खोजा गया था और इस बैक्टीरिया की इतनी क्षमता है कि ये कृषि पद्धतियों में क्रांति ला सकता है, पॉजिटिव सेंस में कहा जा रहा है। ठीक है, तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं उन सब ने इसका नाम गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और उनके बेटे रथिंद्र नाथ टैगोर की जो कृषि एक्टिविटी थी उनको सम्मान देने के लिए ये नाम रखा है। ठीक है, नाम क्या है? पेंटोया टैगोरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर के लेखक का नाम बताएं। आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी रघुराम राजन और रोहित लांबा। ठीक है, रघुराम राजन और रोहित लांबा तो अर्थशास्त्री हैं और आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं रघुराम राजन। उन्होंने एक और अर्थशास्त्री रोहित लांबा के साथ मिलकर ये बुक लिखी है। ये बुक भारत के आर्थिक विकास में तेज़ी लाने के लिए जो रणनीतियाँ हैं उसको स्पष्ट करने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 किस राज्य में जनवरी 2024 में आयोजित होगा? आंसर होगा इसका तमिलनाडु। तमिलनाडु में यह आयोजन होगा और गेम्स की मेजबानी तमिलनाडु के कई शहर जैसे चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर करेगा। ठीक है, तो 2023 का ये गेम्स है लेकिन आयोजन हो रहा है 2024 में जनवरी में और इसमें तमाम जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके साढ़े 5,000 से अधिक एथलीट वो इसमें शामिल होंगे। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशंस के लिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैराथन वीडियो अवेलेबल है 2023 का, देखिएगा ज़रूर, उसका PDF भी मिल जाएगा आपको। ओके, तो देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, बाय।